और जो ऐसा क्षेत्र है कि जो कभी कभी जल में डूबा रहता है उसको हम लोगों ने नाम दे दिया महासागरीय मग्न तट। मग्न तट। उसके बाद थोड़ा सा ढाल वाला जो स्थान है उसको हम लोगों ने नाम दे दिया है महासागरीय मग्न ढाल या महाद्वीपीय मग्न ढाल। इसके अलावा जो मैदान वाला फ्लैट वाला उसको महासागरीय गहन सागरीय मैदान नाम दे दिया गया। जो गर्त वाला क्षेत्र है उसको हम लोगों ने महासागरीय गर्त नाम दे दिया। तो यही है महासागरीय उपजाऊ, जिसके बारे में कल हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखना है महासागरीय कानून। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि हो गया है। इसके बाद महासागरीय तापमान भी देखना है, कई सारी चीजें, महासागरीय लवणता देखना है। बस महासागरीय क्षेत्र आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि महासागरीय कानून का क्या मतलब हुआ। महासागरीय कानून विषय नाम थोड़ा विशिष्ट है, महासागरीय कानून। आप ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो लीजिए कि कानून की ज़रूरत उसी में होती है जिसमें दावेदार कई होते हैं। तो जो असली दावेदार होगा, ठीक है, उसको उसकी पहचान करने के लिए या उसको न्याय देने के लिए हमको कानून की जरूरत पड़ती है। जो जैसे भी कोई खेत खाली पड़ा है, उसमें 10 लोग जो है दौड़े हैं अपना सबकी हमारा है हमारा है, कोई कब्जा किया है, कोई दबंग है, ठीक है। तो अब अगर कानून ना हो कि असली खेत जिसका है उसकी पहचान करना है, तो हमारे पास कोई एक मानक होना चाहिए कि भैया सबका अलग अलग जो है, जितना जिसके नाम पे खेत है या ज़मीन है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लें। तो हर तहसील में हर लेखपाल के पास उसका रिकॉर्ड है अपने ग्राम सभा का, हर तहसील का जो है मेरे डालेंगे कि हाँ फला क्षेत्र किसके नाम है, तो वो आ जाएगा कि फला गाटा संख्या फला जो है ग्राम सभा में ये किसके नाम है, तो वो हो जाएगा जो। अब जब मानव ने स्थलीय क्षेत्रों में जितने संसाधन थे उन सबका खूब दोहन कर लिया, खूब उपयोग कर लिया, तो जाहिर सी बात है जब अपने घर के संसाधन समाप्त होते हैं तो हम लोगों ने फिर पहाड़ों की तरफ रुख किया। पहाड़ों पे भी कोई उत्पात मचाया मानव ने, पहाड़ों पे भी समाप्ति की कगार पे पहुंच गया। तो जहाँ जहाँ उसको खोज मिली संसाधनों की वहाँ वहाँ उसने धावा बोला। ये सब हो गया, उसके बाद तो लगा कि यार महासागर में बहुत सारे जीव जंतु तैर रहे हैं, ठीक है, तो इनको भी पकड़ पकड़ के खाया जाए, किसी तेल निकाला जाए बाजार में बेचा जाए, कोई मोती वोती टाइप का कोई चीज़ उसको गहने के रूप में बेचा जाए, कहीं पे प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम भारी मात्रा में है उसको निकाल करके इकोनॉमी अपनी बढ़ाई जाए। इस प्रकार से महासागरों में संसाधनों को, कहीं मछली पकड़ा जाए, ठीक है, इस प्रकार से महासागरों में संसाधन को लेके जो है ये लगभग 19वीं सदी की शुरुआत में ही पूरी दुनिया में बहुत सारे नए नए देश स्वतंत्र हो रहे थे। भारत भी उसमें शामिल है। वक्त मध्य 1950 में भारत भी स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 को। अफ्रीका में तमाम सारे देश स्वतंत्र हुए, दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए। तो अब सबको जो स्वतंत्र होता है उसको अपने देश में बुनियादी ढांचा के विकास के लिए सड़क, रेलवे, वायुयान, बुनियादी सुविधा, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब के विकास के लिए चाहिए पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा जितना संसाधन आपके पास होगा उतने पैसा आपके पास आना है। तो अब सारे देशों ने संसाधनों की खोज प्रारंभ कर दी और संसाधनों पे अपना दावा करना शुरू कर दिया। इसी दौर में कानून की जरूरत पड़ी, ठीक है। एक हमने एक कॉमन संगठन बना रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ। नाम आप लोग जानते ही हैं, जो है यूएनओ, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। तो यूएनओ में ये मुद्दा गया कि भाई महासागर जो पावरफुल देश थे, सुपर पावर थे, ठीक है, वो जहाँ मन करता था वहाँ अपना बेड़ा लगा के जो है जहाज भेज देते थे कि ये वाला क्षेत्र हमारा भैया, इधर मत आना। जो है जैसे आज के दौर में चीन कर रहा है, दक्षिणी चीन सागर में या जो है उत्तरी चीन सागर में कोई द्वीप कहीं दिख गया, पहुंच जाएगा कि अरे ये तो हमारा है, हमारे पूर्वज यहाँ रहते थे और जो है ये हमारा है। जो तो हर क्षेत्र पे दावा ठोक देता है। और जो बेचारे कमज़ोर देश हैं, फिलीपींस, कमज़ोर अब आज के दौर में नहीं कह सकते हैं, सबके पास हथियार है और विध्वंसक हथियार है, तो कमज़ोर नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनकी तुलना में उनकी सैन्य शक्ति कमज़ोर है। जो तो वो सब या तो मान लेते हैं उसकी बात को और या तो संघर्ष करते हैं, क्योंकि जितने सारे द्वीपों को लेके झगड़ा है, मत्स्यन को लेके झगड़ा है, कहीं आप प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का खनन करने लगे तो झगड़ा होगा कि हाँ भैया आप कैसे, कहीं आप अपनी सेनाओं की ड्रिल करने लगे महासागरीय क्षेत्र में,
तब भी बवाल होगा कि आप कैसे यहाँ गए, तो हमारा क्षेत्र था जो है। तो इस प्रकार के जो झगड़े पूरी दुनिया में, जो कह सकते हैं कि जो अनावश्यक या अनुचित दावे थे महासागरीय संसाधनों को लेके, उसी का निपटारा करने के लिए एक कॉमन कानून कई बार प्रयास किया गया। 1920 के दशक में प्रयास किया गया, 50 में फिर बैठक हुई, 62 में हुई, एक अन्य बैठक हुई 1982 में जाके जो है, इसमें कानून पारित किया गया, अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का समुद्री कानून। ठीक है, ये एक पारित, अभी लिखवाएंगे, इसको परेशान मत होइएगा आप लोग, ठीक है, अभी लिखवाएंगे इसमें जो है। तो इसमें सारी चीज़ों को, पहली चीज़ तो डिसाइड कर देंगे किस क्षेत्र को क्या नाम देंगे, और किसी भी देश की सीमा से अगर कोई क्षेत्र लगा है, ठीक है, तो कितना क्षेत्र उसका होगा, कितने क्षेत्र पे संप्रभुता होगी। जैसे भारत है, एक छोटा सा मैप बना देते हैं भारत का, मान लो ये भारत है, इसी तरह लगभग है भारत का मैप, ये आपका इंडिया है। अब ये सब इसका कोस्टल लाइन हो गया जो है। अब इधर बगल में आपका श्रीलंका भी है, एक देश के रूप में श्रीलंका भी आपका है जो। अब अगर श्रीलंका कह रहा है कि हम यहाँ तक हम मछली पकड़ सकते हैं, इन क्षेत्रों तक, तो भारत कहेगा कि जब आप इतने छोटे से पिद्दी भर के देश हैं, यहाँ तक पहुँच गए, तो हम तो फिर यहाँ तक आ जाएंगे जो है, हम आपके स्थलीय सीमा में भी पहुँच जाएंगे जो है। तो इस प्रकार का बवाल बहुत होता रहता है, जो आए दिन होता रहता है। और केवल मछली पकड़ने का मामला नहीं, ठीक है, समुद्र संसाधनों के भंडार हैं, ठीक है, केवल मछली नहीं, आप शैवाल की खेती, हीरा मोती, मोती हीरा नहीं, मोती, तमाम सारे कीमती बेशकीमती पत्थर, तमाम सारे जीव जंतु, समुद्री भोजन जिसको कहा जाता है, ठीक है। आप देखेंगे अपने यहाँ तो उतना नहीं है, आप बड़े बड़े होटलों में देखेंगे तो झींगा और तमाम सारी, जो आप देखिए यूट्यूब वगैरह पे कभी भी देखते होंगे आप लोग, ठीक है, बहुत सारे समुद्री संसाधनों को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वो तो हैं ही हैं। और अगर किसी क्षेत्र में आपका दबदबा है ठीक ठाक, तो आप वहाँ पे अपना व्यापार जो करेंगे, जो आपके जहाज आएंगे जाएंगे, ठीक है, उसकी भी अपना सुरक्षा रहेगी और आप बिल्कुल मुक्त होकर यात्रा भी कर पाएंगे। जो जैसे खाड़ी देशों के पास में भारत का एक जहाज हमेशा तैनात रहता है, कोई काम उसको नहीं, केवल एक काम उसको यही देखना है, सैन्य जहाज, सैन्य पोत खाड़ी देशों के पास वो हमेशा तैनात रहता है, हजारों सैन्यकर्मी उसमें काम करते हैं। उसका केवल एक काम है कि भारत का कोई तेल टैंकर जा रहा है, ये जो तेल टैंकर तो रोड पे दौड़ता है वाला नहीं, जहाज वाला टैंकर जिसमें तेल भर के आता है, तेल टैंकर जा रहा है या कोई वाणिज्यिक जहाज जा रहा है बहुत सारा ढेर सारा सामान लाद के, तो उस पर कोई अनावश्यक हस्तक्षेप न करने पाए, नहीं पता लूट ले जो है। समुद्रों में बड़ा डर लगता है, जो है समुद्र में आप 1 किलोमीटर से ज़्यादा आगे कुछ दिखेगा नहीं, ना गांव ना कुछ, पूरा पानी पानी दिखेगा, उसमें आपके साथ कोई घटना हो जाएगी तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उसका केवल काम यही है कि वो उस क्षेत्र में पूरा जितने भी कोस्टल इंडिया के जो जहाज होंगे, चाहे वाणिज्यिक हों चाहे नॉन कमर्शियल हो, उन सब की देख रेख करना कि कहीं किसी के जो है खिलाफ चोरी डकैती ना होने पाए। अब ये क्यों कर रहा है? अगर वहाँ पे हमारा इस प्रकार का दबदबा होता कि नाम ले लेने से कोई हमारे जहाज को छूता नहीं, तो हम क्यों इतना पैसा खर्चा करते? ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं से डर है, तभी तो हम तैनात करके रखे हैं। इसके अलावा कोस्टल क्षेत्र जो होता है, ठीक है, वो पहले तो नहीं, लेकिन अब सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। कोस्टल देशों में कहाँ तक हम कौन सी गतिविधि संचालित कर सकते हैं, ठीक है, या किसी प्रकार की घुसपैठ अगर हो गई, ठीक है, तो अगर हम सुरक्षित नहीं होंगे, सजग नहीं होंगे, तो हम घुसपैठ के शिकार हो जाएंगे। भारत हो भी चुका है, ठीक है। अब क्योंकि सीमाओं पे हम लोग स्थलीय सीमा की सुरक्षा को मजबूती के साथ करेंगे, और कोस्टल क्षेत्र जो तटीय क्षेत्र होगा उसको अगर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, तो संभावना यह है कि जैसे मुंबई में अटैक हुआ था, तो हुआ था,
सन बताओ भाई, क्या? इतना वर्ष 2008 में मुंबई के ताज होटल में किसी प्रकार का अटैक हुआ। जो आतंकवादी थे वो समुद्री रास्ते से आए। तो माना गया कि समुद्री सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों को पर्याप्त चौकसी रखनी पड़ेगी। किसी भी क्षेत्र की सुरक्षा, व्यापारिक सुरक्षा या व्यापारिक प्रोत्साहन, मत्स्यन, शैवाल की कृषि, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम का खनन, मैंने कल बताया ना, मुंबई हाई, केजी के बेसिन, जैसे भारत में भी है ना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी बेसिन। इसके अलावा मुंबई हाई, वहाँ पे तेल एवं प्राकृतिक गैस का खनन किया जाता है, तो उसमें कोई व्यवधान न उत्पन्न होने पाए, इस प्रकार की। या सैन्य कोई युद्धाभ्यास हो रहा है, हमारी सेनाएं जलीय क्षेत्रों में कई बार युद्धाभ्यास करते हैं कि नहीं करती हैं। अब लोग पढ़ते हैं कि फला देश के साथ फला युद्धाभ्यास अरब सागर में किया जा रहा है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, ये समस्त गतिविधियां अगर वहाँ पे संचालित करना है आपको, ठीक है, तो आपको न केवल महासागरीय उच्चावच का बढ़िया ज्ञान होना चाहिए। अब बढ़िया ज्ञान का मतलब आप पीएचडी न कर डालिए, लेकिन सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए कि सामान्य तौर पे महासागरीय नितल क्या होता है, महासागरीय मग्न तट क्या होता है, ढाल क्या होता है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सर्वमान्य कानून है उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कितने क्षेत्रों पे हमारी संप्रभुता है, कितने क्षेत्रों में हम केवल व्यापार कर सकते हैं, कितने नॉटिकल मील तक हम जो है कोई आर्थिक गतिविधि संचालित कर सकते हैं। इस सब का ज्ञान करने के लिए समुद्री कानून जो अंतर्राष्ट्रीय, उसको भी आपके सिलेबस में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा लिखिए, उसके बाद तब फिर बढ़ा जाएगा कि ठीक। लिखो, महासागर, महासागर प्रारंभ से ही मानव के उपयोगी रहे हैं। महासागर प्रारंभ से ही मानव उपयोगी रहे हैं। संसाधनों के दृष्टिकोण से, संसाधनों के दृष्टिकोण से, संसाधनों के दृष्टिकोण से महासागर को, संसाधनों के दृष्टिकोण से महासागर को मानव का अंतिम सीमाग्र माना जाता है। संसाधनों के दृष्टिकोण से महासागर को मानव का अंतिम सीमाग्र माना जाता है। सीमाग्र, सीमाग्र माना जाता है। हाँ, सीमाग्र माना जाता है। इसीलिए विभिन्न देशों के बीच, विभिन्न देशों के बीच सागर, विभिन्न देशों के बीच सागर भू राजनीतिक तनाव का कारण बनते हैं। इसीलिए विभिन्न देशों के बीच सागर भू राजनीतिक तनाव का कारण बनते हैं। कारण बनते हैं। इसीलिए
महासागरीय संसाधनों, इसीलिए महासागरीय संसाधनों के विकास, इसीलिए महासागरीय संसाधनों के विकास और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को रोकने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को रोकने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए, रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए। पूर्ण विराम। देखिए, इतनी बातें हम लोग समझ में आ गई कि महासागरीय कानून की क्यों जरूरत पड़ी। अब शुरुआत में अगर आप 1950 के पहले के दौर को देखेंगे तो जो महासागरीय संसाधन थे उन पे लगभग जो विकसित देश थे, ठीक है, उसमें अमेरिका या यूरोपीय जो विकसित देश थे उन सबका था कब्जा, ठीक है। पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में उन्हीं सारे देशों का कब्जा था। जो कोई द्वीप हो, कोई सागरीय क्षेत्र हो जो ज़्यादा व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, सब पे इन्हीं का कब्जा था। कौन कौन थे उस समय? जो है इसको अभी बनाना है, इसको अभी मत बनाइए, जब पूरा बना देंगे तो बनाएगा। उस समय यूएसए, 1950 के पहले की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, इटली और तमाम सारे छोटे बड़े, लेकिन इतने सारे देश जो हैं जिनका नाम अभी हमने लिखा है, दुनिया की 90% क्षेत्रफल इन्हीं के कब्जे में था। जो कब्जे में इसलिए था क्योंकि ये सब सारे देश पहले से विकसित अवस्था में लगभग पहुंच चुके थे, और विकसित अवस्था में पहुंच चुके थे। उसके पहले की कहानी ये है कि इन सारे देशों में, अमेरिका छोड़ दीजिए, इसमें अमेरिका तो बाद में बना, इन सारे देशों में पुनर्जागरण, रेनेसा, हम लोग पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में भी ये चीज़ें हैं, ठीक है। रेनेसा यानी पुनर्जागरण, इन सारे देशों में पुनर्जागरण सबसे पहले हुआ। पुनर्जागरण का मतलब आप सीधे तौर पे ये जानिए, तर्कवाद, ठीक है। तर्कवाद कि आप किसी चीज़ पे तभी विश्वास करेंगे कि उसमें तर्क से आप संतुष्ट हो जाएंगे। अब ये पुनर्जागरण किस लिए शुरू हुआ? उसका मूल कारण ये था कि जो शासन था, जो राजा महाराजा थे, शासन और धार्मिक जो व्यक्ति थे, जैसे आप यूरोप की घटनाएं हैं सारी, तो यूरोप में चर्च और चर्च के पादरी और राजा, ये सब मिलके इतना ज़्यादा शोषण करते थे कि 90% संसाधनों पे इनका कब्जा था। काम इनको कुछ नहीं करना है, दिन भर नाच नौटंकी देखना है, भोग विलासिता में लिप्त रहना है, और अगर कोई 100 रुपया कमा रहा है तो 90 रुपया इन्हें दोनों लोगों को दे देना है, ठीक है। सारे संसाधनों पे कब्जा ये किए बैठे थे, और शोषण से जनता त्रैमाम कर रही थी। जो तो वहाँ के तमाम लीडर जगे, उन्होंने कहा कि इन सबको छोड़ो, इनको पादरी वादरी को छोड़ो, ठीक है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति हुई, जर्मन क्रांति हुई, ब्रिटेन में उसके पहले भी क्रांति हो चुकी थी। सबसे पहले अगर देखा जाए लोकतांत्रिक स्थापना तो ब्रिटेन में हुई है सबसे पहले। इन सारे अधिकारों को लेके पुनर्जागरण किया गया, पुनर्जागरण, लोगों को जागरूक किया गया कि आप इस सब में भौं ढकोसले में मत पड़िए, पढ़िए लिखिए। जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने अधिकारों के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, बंधुता के प्रति सजग होंगे, तो तभी सरकारों के दबाव बनेगा, अब आपको ये सारे बुनियादी अधिकार मिलेंगे, आपकी जीवन स्तर में सुधार होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण का ही परिणाम है, या पढ़िए लिखिए। आप देखेंगे पुनर्जागरण लगभग 13वीं 14वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ। इसके बाद में आप जितने भी शोध अनुसंधान हुए हैं, ठीक है, चाहे दूरबीन की खोज हो, चाहे मशीनों का आविष्कार हो, जितनी भी शोध अनुसंधान आप देखेंगे 90% से अधिक वो सब 15वीं 16वीं शताब्दी में ही आए।
पुनर्जागरण हुआ, लोग पढ़े लिखे, वैज्ञानिकतावाद को बढ़ावा मिला, और उसके बाद में तमाम लोग शोध अनुसंधान करके जो है और तमाम सारी चीज़ों की का अनुसंधान किए, शोध किए, और शोध करके जो है दुनिया विकसित हो गई। भाई आप कोई अच्छी चीज़ बनाएंगे, पूरी दुनिया में बेचेंगे, आपको पैसा मिलेगा, तो आपकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। और पुनर्जागरण के बाद क्या हो गया, इनके पास संसाधन खूब आ गए, संसाधन आ गए, लोकतंत्र आ गया, राजा वाजा को सब थपड़िया भगा दिए, राजा वाजा को सब थपड़ियाए, ये तुम भगो, कोई तुम्हारा काम नहीं, हम लोग खुद अपना राजा चुनेंगे चुनाव से, लोकतंत्र से, ठीक है। और जो पादरी वादरी थे उनको कहा कि तुम एक जगह जाके बैठो और शासन के काम में कोई हस्तक्षेप ज़्यादा मत करो, आओ पूजा पाठ करो, आपका सम्मान रहेगा, आपको कभी कभी हम मुख्य अतिथि बना लेंगे, हमको जब कुछ सुनने उनने मूड होगा, ठीक है, लेकिन आप अनावश्यक हस्तक्षेप, शासन में किसी भी प्रकार के शोषण में आप लिप्त नहीं रहेंगे जो, ठीक है। जब आपके यहाँ आदमी स्वेच्छा से जाएगा, आप उसका सम्मान कीजिए, वो आपका सम्मान करेगा, वो अपनी आस्था का पालन करेगा, और आप अपने धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इसलिए इन सारे देशों में धर्म को उस स्थल के अंदर ही माना जाता है। जैसे आप उस स्थल के बाहर आ गए तो आप उस देश के नागरिक हो गए, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है, आपके मौलिक अधिकार हैं, उसका आप प्रयोग कीजिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विश्वास कीजिए। तो उनको एक छोटा सा हिस्सा दे दिया गया, वेटिकन सिटी, वहाँ उनको भगा दिया गया, और राजा वाजा को सबको थपड़िया उपड़िया के भगा दिया गया, जो ठीक है। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो गई, लोकतंत्र हो गया, संसाधन आ गए, पूंजी आ गई, सेना इनकी मजबूत हुई। जब पैसा होगा तभी तो आप गोला बारूद खरीदेंगे, ठीक है। जैसे कोई आदमी भूखे मर रहा है तो थोड़े वो रिवाल्वर खरीदेगा, पेट में भूख लगी, रिवाल्वर लगा चल रहा है, जो पैसा वैसा हो जाएगा, घर बन जाएगा, सब पढ़ लिख ले जाएंगे, कार वार खरीद लेगा, ठीक है। तो कहेगा आप ठीक है, सब हो गया, जो बुनियादी चीज़ हैं, ठीक है। अब एक तो थोड़ा भौकाल बनाने के लिए एक तो गाड़ी खरीदते हैं, एक तो खरीदेगा अपने यहाँ जो मानक है वो हिसाब है वो, हालांकि मैं नहीं मानता इस सब चीज़ को। जब अपने को थार खरीद लेंगे, पे लिखा देंगे जय महाकाल, ठीक है, एक तो रिवाल्वर खरीद लेंगे, और ऊपर से उसको खोल के उसमें खड़े होके चलेंगे, दबंगई के साथ चलना होगा, बाएं चलेंगे दाएं, ठीक है, कि मतलब हम बहुत दबंग हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की छवि बनाने का प्रयास करता है। तो ये सारे देश भी एक ही, पूरी दुनिया को रौंद डाले ये सारे देश, चाहे वो भारत हो, चाहे दक्षिण पूर्व एशिया हो, अफ्रीका हो, सबको थपड़ियाए। और सबके यहाँ जड़ता थी, सबके यहाँ धर्मांधता इतनी ज़्यादा थी कि लोग अधिकारों के बारे में बिल्कुल जागरूक ही नहीं थे। सब जहाँ भारत में आए, क्या भारत में एक दूसरे से लड़ाई, खूब लड़े भी हम लोग, हम उनको थपड़ियाए, वो हमको थपड़ियाए, ठीक है। और उसके बाद फिर बैठ के इन्हीं के पास गए कि भैया देखो हमको मार दिए, निकाल के 100 रुपया दिए, कह जाओ कोई दिक्कत नहीं, तुम बेटू खरीदो कट्टा, इनको जाके ठोंका, वो उनको ठोंक दिए, फिर उनको उनसे लड़ा दिए, हैदराबाद के निजाम को उनसे लड़ाए, भोपाल के राजा को उनसे लड़ाए, अवध के नवाब को जो इनसे लड़ाए। कोई चुनौती दे ही नहीं पाया पूरे देश में। जो चुनौती देने की सोचा, आपके ही देश को लोग उसको दबा दिए, उसको षड्यंत्र से मरवा दिए। जैसे चुनौती अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा किसने दी? मराठा ने दिया, पेशवा, लेकिन उनके घर में ही तबाही मचा दी, घर में ही जो है षड्यंत्र करके जो है उसको कमजोर कर दिया गया। अफ्रीका में तो कोई देश आज भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अफ्रीका में आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं, संसाधनों के दोहन की जानकारी उनके पास उतनी सशक्त माध्यम में नहीं है, गरीबी बहुत है, भुखमरी है, कुपोषण है। वहाँ भी जितना ढो पाए संसाधनों को खूब ढोए। भारत में भी आए, भारत में संसाधनों को ढोने के लिए रेलवे का निर्माण कर दिया, पूरे देश की जनता खुश, मजा आ गया, देखो रेलवे, अंग्रेज कितना विकास कर रहे हैं, कल्याणकारी काम कर रहे हैं, पूरे संसाधन को देश से ढो ले गए, ठीक है। 3 केंद्र उन्होंने बनाए, तीनों केंद्र महासागर के किनारे बनाए, तटीय क्षेत्रों में बनाए। पहला केंद्र उन्होंने बनाया मद्रास, दूसरा केंद्र बनाया कोलकाता, तीसरा केंद्र अपना बनाया मुंबई, बॉम्बे। 3 केंद्र बना के इन 3 केंद्रों को रेलवे लाइनों से जोड़ जोड़ के, सड़कों से जोड़ जोड़ के पूरा सब ढो ले गए, यहाँ से जितना ढो पाए। और यहाँ जो बोला उसको लड़ाक मार डाले, खूब शोषण किए, थोड़ा बहुत सुधार भी कर दिए। जैसे कुछ भारत के सांस्कृतिक उसमें जो दोष थे या धार्मिक, ये सती प्रथा का अंत करवा दिया, तो थोड़ा बहुत अच्छा काम भी कर गए गलती से भी, ठीक है। हालांकि उनकी मंशा नहीं रही होगी लेकिन कर गए, ठीक है। तो
हाँ, तो उसको खत्म कर दिए। इसी प्रकार से अफ्रीका, अब यही सारे, इन्हीं सारे फ्रांस के, ब्रिटेन के कुछ लोग पहुंच गए अमेरिका, अमेरिका में रहने लगे। फिर वो अमेरिका स्वतंत्र हो गया, जो एक कॉलोनी बना के रहते थे सब लोग, और उसके बाद कहे इसको एक देश घोषित कर दो। अमेरिका एक देश बन गया। जो पूरी दुनिया भर में यात्राओं का दौर चला पुनर्जागरण के बाद। पूरी दुनिया में जितने अच्छे स्थान थे, कोलंबस, वास्को डिगामा, ये सब किस काल के? उसी काल के लगभग लोग थे। और सब जो है देख देख के पूरी दुनिया की पता करो कहाँ क्या है, अच्छा चीज कहीं हो तो बताओ आके जो, और अच्छा चीज पता करवा के सब जगह जो है औपनिवेशिक शासन कर दिए। जो है जिसके पास अच्छा संसाधन है वहां सब कब्जा कर लिए। जो तो कहने का तात्पर्य ये है कि 1950 आते आते इन सबको स्वतंत्र करना पड़ा, सारे देशों को, जहां जहां ये सारे देशों ने कब्जा कर रखा था। और कब्जा क्या कर रखा था? खाली ये संसाधनों का दोहन करते थे, और जो दोहन में चुनौतियां आती थी उसको पटक पटक के मारते थे। और कुछ इनका काम नहीं था, ना कोई कल्याणकारी काम था, ना कुछ काम था। जो तो अब 1950 आते आते इन सारे देशों के ऊपर दबाव बना कि आप भैया अब सबको आज़ाद कर दो, बहुत शोषण कर लिए। और लोकतंत्र की मांग, जैसे यहाँ सब मजबूत हो गई जनता, उनका लोकतंत्र, बंधुत्व, समाजवाद, स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, इस सबसे सब सजग हो गए, सब प्राप्त कर लिए। भारत के बहुत सारे जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे वो सब चले गए थे ब्रिटेन उटेन, इंग्लैंड से कोई पढ़ा था, कोई कहीं से, कोई इन्हीं सारे देशों में से शिक्षा ग्रहण किए। अब देख लीजिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जितने महापुरुष हैं अधिकांशतः आपको मिलेंगे, कोई वकील मिलेगा, डॉक्टर मिलेंगे, हाईली एजुकेटेड, वो सब आके भारत में बता दिए कि यार वहाँ बड़ा अच्छा माहौल है, अधिकार उद्कार सबको मिल गए। अब अधिकार उद्कार मिल गए तो यहाँ भी आंदोलन खड़ा हो गया, भगाने की तैयारी चलने लगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तमाम सारे आंदोलन, ठीक है, तमाम सारे नेताओं के नेतृत्व में किए गए। जो अब जब स्वतंत्र हो गए, अब स्वतंत्र हो गए तो इनको चाहिए बुनियादी अवसंरचना के विकास के लिए संसाधन। तो सागरीय संसाधन चाहिए ही चाहिए। महासागरों पे भी जो इन लोगों का वर्चस्व था वो धीरे धीरे कम करने की बात होने लगी। तमाम सारे द्वीपों पे इनका कब्जा था। आज भी देखिए हिंद महासागर में मतलब ब्रिटेन का द्वीप है, जो कहाँ ब्रिटेन है और कहाँ हिंद महासागर है। मतलब कोई व्यवहारिकता है इसमें कि कहाँ तुम्हारा ऐसे हो गया। जो कोई आदमी गोरखपुर का है और उसकी जमीन हिमाचल प्रदेश में है, कहते हमारे बाप का था, जो है तो कोई मानेगा? ठीक है, इतना दूर कैसे हो गया आप? इस दौर में तो माना भी जा सकता है कि कहीं भी आप ले सकते हैं जमीनों में, लेकिन उस दौर में ऐसा हो सकता है कि हिंद महासागर में आपका कोई स्थान हो जाए जो है। लेकिन तब विरोध हुआ कि महासागरीय कानून बनाए जाएं, और महासागरीय कानून के द्वारा लोकतांत्रिक ढंग से, ठीक है, किसी भी जो शक्तिशाली या सुपर पावर कहलाने वाले देश हैं उन सबका कब्जा धीरे धीरे कम किया जाए। ठीक है, और सारे देश, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हों, इंडिया हो, और छोटे छोटे जो देश दक्षिण पूर्व एशिया के हैं, सबको थोड़े थोड़े अधिकार दिए गए। अधिकार कैसे मिले? जब कानून बन गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। तो लिख लो ये बात, पैराग्राफ चेंज करो, अब यही बात लिख लो अपने भाषा में। देखो, प्रारंभ में महासागरीय संसाधनों पर, प्रारंभ में महासागरीय संसाधनों पर विकसित देशों का एकाधिकार था। विकसित देशों का एकाधिकार था। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध जहां लिखे वहां लिख दीजिए 1939 से 45। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों ने राष्ट्रों का उदय हुआ। एशिया, अफ्रीका में 9 स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ। 9 स्वतंत्र, 9 मतलब जल्दी जल्दी स्वतंत्र हुए हैं, 9 स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ।
इन देशों को इन देशों को अपने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए संसाधनों की आवश्यकता थी। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए संसाधनों की आवश्यकता थी। कहा इतना छोट छोट लिखे हो जी? अरे छूट गया तो पूछ लिया करो, इतना धीमे धीमे बोलते हैं तब भी तुम लोग मर जाते हो। इससे धीमे क्या क्या बोले, एक एक शब्द बोले। थोड़ा स्पीड आप लोग बढ़ाइए, ठीक है? अब इतना बिल्कुल कक्षा एक की तरह छोटा आ बड़ा आ इस तरह बोल नहीं पाएंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा आप लिखने की स्पीड बढ़ाइए भाई, ठीक है? अब आप लोग थोड़ा फील भी कीजिए कि अब आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा प्राउड वाउड फील कीजिए, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। हैं मरे मरे से लिख रहे हो, जो है छूट जाए तो पूछ लिया करो, जो है छोड़ो मत, नहीं तो अर्थ का अनर्थ कहीं बीच में अपने मन से कोई शब्द डाल दिए और आगे चल के कोई कोचिंग का थोड़ा अपना नोट्स दिखाओ, दिखा दिए आप, जो है तो वो तो ये मान के चलेगा कि बस मास्टर की गलती है जो पढ़ाई नहीं, क्योंकि टीचर सबसे कमज़ोर प्राणी होता है दुनिया में, ठीक है? सबका सबका मतलब गलती उसमें ढूंढने में सबको मज़ा आता है, ठीक है? तो ज़्यादा वेतन पा रहा है, ये काम कुछ नहीं करता है, ठीक है? ये सब को लेके समाज में बड़ी चिढ़ होती है, ठीक है? लेकिन उसके पीछे नहीं संघर्ष देखेंगे कितना पढ़ना पड़ता है, ठीक है? हर दिन आपको पढ़ाना है, कितनों में पढ़े हों तो हर दिन आपको जितना पढ़ाना है उससे ज़्यादा पढ़ के आना पड़ेगा, जो नहीं तो आप न्याय नहीं कर पाएंगे बच्चों के साथ, ठीक है? तो वो गलती हमारी निकाल देगा तुरंत, जो है कि बस गुरु जी गलत पढ़े बड़े थे नहीं और इसे लिखा दिए अपने मन से, ये गलत हो गया। और आप खाली स्थान रहेगा तो कुछ ना कुछ सुंदर बनाने के लिए भरेंगे ही भरेंगे, ठीक है? तो कुछ अच्छा मत भरिए, और ये जो तथ्य है वो अपने तरफ से जोड़ सकते हैं। किसी देश की राजधानी अगर आपको याद करना, उसे लिख दीजिए, कहीं पे कोई देश की चर्चा आई, कोई द्वीप समूह की चर्चा आई, उसको जोड़ दीजिए। लेकिन अब वहाँ की अब लिखा है 9 स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय, अब इसके आगे क्या जोड़ेंगे आप? पूरा लाइन छोड़ दिए, उदय हुआ उसके बाद, ठीक है? तो इस तरह मत किया करो, जहाँ भूल जाओ वहाँ एक बार हमको बोल दिया करो, मैं बोल दूंगा, ठीक है? हाँ, अपने मन से ये नहीं छूट जाए तो छोड़ दो कि कहाँ भरोगे उसको, कौन नोट्स देगा? आगे लिखो, इन देशों को अपने विकास के लिए सामाजिक आर्थिक, ये तो लिखवा चुके ना? हाँ, सामाजिक, इसके आगे लिखो, अतः इन देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से अतः इन देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से महासागरीय कानून बनाए जाने की बात मांग की जाने लगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर महासागरीय कानून बनाए जाने की मांग की जाने लगी। परिणाम स्वरूप विकसित एवं विकासशील देशों के द्वारा परिणाम स्वरूप विकसित और विकासशील देशों के द्वारा 1958 में विकसित और विकासशील देशों के द्वारा 1958 में प्रथम समुद्री सम्मेलन का आयोजन 1958 में प्रथम समुद्री सम्मेलन का आयोजन जेनेवा में किया गया। जेनेवा लिख दूं? जेनेवा में
1958 आप याद रखिएगा, प्रथम समुद्री सम्मेलन किया गया। 1958 में जेनेवा में प्रथम समुद्री सम्मेलन किया गया। ठीक है। क्या होता है कि कई बार जब आप बहुत सारे मुद्दों को लेके बैठते हैं, ठीक है, इसलिए कहा जाता है सिविल सर्विसेज में भी इस चीज़ को ये नियम फॉलो होता है कि आप किसी से तनाव भी हो तो आप कम्युनिकेट कीजिए, बातचीत कीजिए, बातचीत का रास्ता हमेशा बना के रखिए। ठीक है। अगर आप बातचीत करेंगे तो कई बार होता है कि आदमी गुस्सा में जो है या किसी फ्लो में, ठीक है, आप कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं। हर व्यक्ति की वो होती है कि आप किसी झगड़ा हुआ तो मार देंगे, काट देंगे, लेकिन बाद में सोचते हैं कि यार ये ज़्यादा हो गया था। मतलब खुद से करते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। कह देंगे तो ईगो हर्ट हो जाएगा, बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। बताइए, वीर आदमी नहीं है, माफ़ी मांग लिए। ठीक है। तो होता ये है कि फुल फ्लोम ज़्यादा बोल जाते हैं। तो इसी तरह हुआ, जब पहली बार सम्मेलन हुआ विकसित और विकासशील देशों का, तो यही हुआ। ठीक है। जो नए नए विकसित देश हुए थे वो अपना डिमांड कर रहे थे कि भाई हमको भी, अब तो तुम पूरी दुनिया पे कब्जा करके अपने यहाँ तो बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे लेवल का बना लिए और सब कुछ अच्छा बना लिए, अब तो छोड़ो पिंड, अब तो चले जाओ अपने अपने घर जो है हम लोग दे दो, हम लोग अपने अपने तटवर्ती के किनारे थोड़ा मछली उछली पकड़ के हम लोग भी अपने देश में आजीविका को आगे बढ़ाएं, थोड़ा विकास विकास करें सामाजिक आर्थिक। अब विकसित देश इतने दिन जो राज किया है, यहाँ एक बार प्रधान बन जाता है आदमी और अगली बार हार जाता है तो उसकी आदत नहीं सुधरती है, वो अपने आप को राजा समझता है। जो लिखेगा पूर्व प्रधान, पूर्व इतना छोटा लिखेगा, आप लोग देखिए समाज में क्या हो रहा है, पूर्व इतना छोटा लिखेगा कि उसको दूरबीन से देखोगे तब भी नहीं दिखेगा। प्रधान इतना बड़ा बड़ा लिखेगा कि आप थोड़ा अंधे भी होंगे तो देख लेंगे, क्योंकि उसको भी लगता है कि यार प्रधान तो हम थे ही। उसके गांव समाज के लोग जो है चापलूसी में उसके बाद भी कहते हैं और प्रधान जी क्या हाल है, जीते हुए 10 साल हो गए, ठीक है, लेकिन तब भी मिलेंगे तो प्रधान जी क्या हाल है, चलिए चाय वाय पिलाइए। अब क्या करेंगे, भौकाल मेंटेन रखना है। इसी तरह विकासशील विकसित देशों का था। अब इतने दिन पूरी दुनिया में हंटर मारे हैं, पूरे सबको जो मिला जिसको थपड़ियाए हैं, चाहे वो भारत में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे दक्षिण पूर्व एशिया में हो, जो मिला उसे थपड़िया दिया। अंग्रेज से किसको नहीं थपड़ियाए। अपने यहाँ जो सबसे ज़्यादा वो मानते थे वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, उनको सबसे पहले मारते थे। जो है तुम सबसे नीचे बैठो, उनको कोई ज़रूरत नहीं। जो श्रेष्ठ समझने की कोशिश करता था उसको थपड़ियाए, पूरी दुनिया में सबको थपड़ियाए। अब उनको एक एक अधिकार छिना, सारे स्वतंत्र राष्ट्र हो गए। अब उनको अगर कोई आप काम कहोगे कि भैया थोड़ा वो वाला कहता छोड़ दीजिए जो आप कब्जा किए थे जब प्रधान थे, तो क्या करेंगे, जो मार कर नहीं सकते क्योंकि अब वो पावर रही नहीं। ठीक है। तो वो भी अपना उछलेंगे कूदेंगे और आप भी कहेंगे मतलब हम भी नए नए आज़ाद हुए हैं तो हमको आप हल्के में ले रहे हैं, इसका मतलब आप भी अपना फड़फड़ाएंगे। तो इतना लड़े झगड़े इस सम्मेलन में कि कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया कि कानून बनेगा कि नहीं बनेगा, लड़ उड़ के सब अपने अपने घर चले गए। सम्मेलन कितने दिन का होता है, 1-2 दिन का होता है। जो इसी तरीके से आज भी देखेंगे तो पर्यावरण सम्मेलन जब होता है इसमें भी यही होता है। दोनों देशों का तर्क अलग है। दुनिया 2 हिस्सों में बट जाती है, एक विकसित देश और एक विकासशील देश। और जो अल्प विकसित हैं, 3 कैटेगरी के देश होते हैं, ध्यान रखिएगा, एक विकसित, एक विकासशील और एक अल्प विकसित, जिनको लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज कहा जाता है, LDC। तो LDC तो इतने पावरफुल है, जैसे भारत के पड़ोसी देशों में भूटान है, छोटा सा देश है, उसकी कोई पावर, उसका लगभग विदेश नीति भारत ही देखता था अभी तक, अभी भी देखता है। श्रीलंका है, इन सारे देशों की विदेश नीति भारत की जिम्मेदारी थी अभी 10-15-20 साल पहले। अब तो सब हो गए, इन देशों को कोई मतलब ही नहीं। ये देश विकासशील देशों का साथ हो लेते हैं कि चलो भैया जो आप कह रहे हैं बड़े भैया वही हमारा भी बात है, जो है अब कह दीजिएगा थोड़ा हमारी बात भी। नेपाल था इसी कैटेगरी में, जो जैसे भारत गया किसी मंच पे तो कहते हाँ भाई नेपाल की तरफ से भी यही मैसेज है, भूटान की तरफ से भी मैसेज है, बांग्लादेश में भी यही बात है। और विकसित देश एक तरफ हो जाते हैं, विकासशील देश कहते हैं कि अब आपके यहाँ विकास हो गया, अब आप हमको पर्यावरण पे ज्ञान बता रहे हैं कि अब आप कोयला से बिजली मत बनाइए, ग्रीन ऊर्जा, हाइड्रोजन ईंधन, इन सबको बढ़ावा दीजिए, CNG PNG इन सारे वाहनों को बढ़ावा दीजिए, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दीजिए कि प्रदूषण कम से कम हो भैया।
अपने अपने यहाँ पता लगता है जितना एक व्यक्ति उनके यहाँ बिजली खपत कर रहा है, यहाँ 50 लोग मिलकर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी एक सर्वे में एक दिन देख रहा था, न्यूज पोर्टल पे आ रहा था कि भारत में भी 7 से 8% घरों में एसी है। अमेरिका में लगभग 95% घरों में एसी है। जापान में 92% घरों में एसी है। ब्रिटेन वगैरह में 95% घरों में एसी लगी है। अपने अभी 7-8% घरों में एसी लगी है, तब भी देखिए बिजली की हालत क्या है। इतनी विशाल जनसंख्या को अगर हम संसाधन मुहैया कराना है हमको, तो हर चीज़ पर्यावरण के उस पर नहीं कर सकते हैं। कोयला प्रयोग नहीं करेंगे तो कैसे जो है हम बिजली का आपूर्ति कर पाएंगे। 2015 में जो पेरिस में सम्मेलन हुआ, पेरिस में यही बात हुई कि कोयले वैले से बिजली वाला धीरे धीरे काम खत्म कीजिए। भारत ने कहा कि हम 2070 तक 30-35% कम करेंगे और नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करेंगे 2070 तक। और चरणबद्ध ढंग से हम कोयले से बिजली उत्पादन कम करेंगे। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तटीय तरंगीय ऊर्जा, इन सबको बढ़ावा देंगे। भूतापीय ऊर्जा, इन सबको अपने यहाँ सब्सिडी देंगे और लोग बढ़ावा देंगे। देखिए देते भी हैं सरकार ने। उसी के 1 साल बाद सरकार ने घोषित किया कि भारत में 10 तापीय विद्युत ऊर्जा के संयंत्र लगाए जाएंगे, यानी कोयले वाले। भाई हम अपने यहाँ पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे कर पाएंगे। तो उसमें भी यही हाल होता है, उसमें भी कोई निष्कर्ष निकलता नहीं, सब साइन वाइन करके चले आते हैं और सब अपने अपने मन से काम करते हैं सभी देश। तो प्रथम समुद्री सम्मेलन जो हुआ उसमें यही समस्या हुई थी, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आगे देखो, परंतु इस सम्मेलन में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। परंतु इस सम्मेलन में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। पुनः 1962 में द्वितीय समुद्री सम्मेलन का आयोजन किया गया। पुनः 1962 में 1962 में द्वितीय समुद्री सम्मेलन का आयोजन किया गया। द्वितीय समुद्री सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महासागरीय क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांटा गया। जिसमें महासागरीय क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहला तटीय क्षेत्र और दूसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यहां लिख दिया हूं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र यहाँ लिखा है, आप देख लीजिएगा, नहीं कुछ दूसरा लिख डालें। EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसको बोलते हैं। EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। लिख दूं, लिख लेंगे स्पेलिंग स्पेलिंग जो EXCLUSIV, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये भी आगे भी आएगा, अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करिए, लिखो अंततः, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए अंततः 1982 में 1982 में अंततः 1982 में तीसरे समुद्री सम्मेलन में तीसरे समुद्री सम्मेलन में महासागरीय जल क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया।
महासागरीय जल क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया। तथा समीपवर्ती देशों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। तथा समीपवर्ती देशों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। समीपवर्ती देशों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। अब 5 क्षेत्रों में इस सम्मेलन में जो 1982 में आके 40-50 साल तो यही लग गया डिसाइड करने में जो है कि कौन कौन से क्षेत्र में बांटेंगे, कितने दूरी पे किसका अधिकार होगा, जो निकटवर्ती देश होंगे। जो अंततः आके 1982 में जो सम्मेलन हुआ, तीसरा समुद्री सम्मेलन, उसमें यह डिसाइड हो गया कि महासागरीय जो जल क्षेत्र है वो मुख्य तौर पे 5 कैटेगरी में उसको रखा गया, और जो निकटवर्ती देश हैं उनके अधिकारों को भी परिभाषित कर दिया गया कि भैया इस वाले कैटेगरी में आप इतनी दूरी तक आपका अधिकार है, इतनी दूरी तक आपका, यानी 12 नॉटिकल मील तक ये माना गया कि आपकी संप्रभुता स्थापित होगी, यानी वो आपका भौगोलिक क्षेत्र है, आप उसमें मन करे जो करें। संप्रभुता का मतलब जैसे पूरे देश में आपके कानून लागू होते हैं, पूरे देश में आपके सारे निर्णय प्रभावी होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से सारी चीज़ें आपकी उतने क्षेत्रों में प्रभावी होंगी। कितने क्षेत्रों में आप मछली पकड़ सकते हैं, कितने क्षेत्रों में आप दूसरी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, कितनी दूर के क्षेत्रों में आप कोई सैन्याभ्यास कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें स्पष्ट तौर पे परिभाषित कर दी गई। ठीक है, तो अब लिख लीजिए, 5 का नाम लिख लीजिए, तो इसमें चित्र में बना के दिखा दें। पहला लिखो आंतरिक जल क्षेत्र। आंतरिक जल क्षेत्र, आंतरिक जल क्षेत्र। आंतरिक जल क्षेत्र कौन सा है? जो आप ये अभी भारत का मैप बना के मैंने दिखाया है, ये माना जाता है कि जो आधार रेखा है, आधार रेखा उसको कहा जाता है कि कोई भी तट है वो सीधा नहीं होता, इस तरीके से नहीं होता है कि बिल्कुल फ्लैट हो, दंतुलित प्रकार का होता है। जैसे आपके दांत पे अगर उंगली करेंगे तो नीचे ऊपर होगा, ठीक है, इस प्रकार से, इसी प्रकार से तो होता है, फ्लैट नहीं होता है। तो ये माना गया कि जो आगे पीछे इस प्रकार के बाउंड्री है, तो उसमें जो आधार रेखा है, अभी इसको मान लीजिए ये आधार रेखा है, ठीक है, और इसके अंदर का जो जल क्षेत्र है इसको कहा गया आंतरिक जल क्षेत्र। जैसे यहाँ पे ये आपकी जो दूसरे कलर से मैंने लाइन खींची है येलो के अतिरिक्त, ठीक है, ये आपकी आधार रेखा, यानी इसके अंदर का जो भाग है वो है आपका आंतरिक जल क्षेत्र। अब इसके आंतरिक भागों में आपकी झील वगैरह आ जाएगी, जैसे कई झीलें ऐसे होती हैं तट के पास, जैसे आपकी भारत की चिल्का झील है, ऐसे करके ऐसे यहीं पे तो उड़ीसा में। तो अब ये वाला भाग अंदर हो गया, यहाँ पानी भरा है, बढ़िया झील है, ठीक है। अब जो आधार रेखा है वो इसी प्रकार से होगी, ये जो आपका अंदर वाला भाग है झील के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आधार रेखा के जितने अंदर वाला क्षेत्र है उसको हो जाएगा आपका आंतरिक जल क्षेत्र, ठीक है। दूसरा लिखो, दूसरा आपका है तटीय जल क्षेत्र। अभी इसको एक एक करके लिखवाऊंगा अभी। तटीय जल क्षेत्र, तटीय, उसके आगे का 12 नॉटिकल का मील का क्षेत्र होता है। अभी आप नाम लिख लीजिए, जब लिखवाऊंगा तो अलग से लिखवा दूंगा। तीसरा लिखो समीपवर्ती जल क्षेत्र। समीपवर्ती जल क्षेत्र। चौथा लिख लो अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और पांचवा आपका है, पांचवा हो गया ना, चौथा हो गया। चौथा क्या लिखें? आंतरिक जल क्षेत्र, अनन्य आर्थिक। पांचवा लिखो, पांचवा होगा ना। पांचवा उच्च सागर, हाई सी। यहाँ पे मैप बना लीजिए, तो ज्यादा ठीक है, नहीं भूलेंगे खूब आप। थोड़ा मैप बनाइए तो बड़ा बड़ा बना दीजिए,
एक मिनट, थोड़ा सा आप लोग सांस वांस ले लीजिए। हेलो, हाँ बेटा बताओ। अब इसको थोड़ा एक मैप बना लीजिए। अब ये भारत के संदर्भ में बना के दिखा रहे हैं कि आप लोग समझ जाएं, बाकी पूरी दुनिया के सभी तटों पे इसी प्रकार का है। ठीक है, तो इसको आप, इसीलिए मैंने स्थलीय भूभाग यहाँ लिखा है, इंडिया नहीं लिखा है, लेकिन अब भारत को लेकर हम समझाएंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो पहला आपका है, क्या बोले हैं, आंतरिक जल क्षेत्र, ये हो जाएगा आंतरिक। ये दिख रहा है कलर, जल क्षेत्र। दूसरा क्या है, ऐसे बना लो यहीं पे। अब इसके अंदर जो जल है दूसरा वाला, इसको बोलते हैं तटीय जल क्षेत्र। तटीय जल क्षेत्र, इसकी दूरी कितनी है, 12 नॉटिकल मील। यहीं पे लिख दूं, 12 नॉटिकल मील। जो समुद्र की दूरी नापी जाती है वो नॉटिकल मील में मापी जाती है। ठीक है, एक नॉटिकल बराबर लगभग 1.6 मीटर होता है, 1.600 यानी 1600 के करीब होता है। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा सारी चीजें। तो समुद्री क्षेत्र को, जैसे अपने स्थलीय क्षेत्र में किलोमीटर में मापते हैं, जो दूरियां होती हैं, जो कितने किलोमीटर की सड़क है ये वो, इस प्रकार से वहां पे समुद्री क्षेत्र में माना जाता है 12 नॉटिकल मील। तो 12 नॉटिकल मील यानी जो आधार रेखा, ये रेखा, इसको हम आधार रेखा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको भी लिख दीजिएगा, आधार रेखा। ये जो रेखा है यानी जो आंतरिक जल क्षेत्र है उसके बाद जो रेखा है उसको हम लोग आधार रेखा कहते हैं। और आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को, यानी ये जो दूरी होगी, ये समझ रहे हैं बात को, ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 12 नॉटिकल मील। ठीक, नहीं समझ पाए, चलो अभी एक बार फिर से मैं समझा दूंगा, पहले लिख लो। ठीक है, तटीय जल क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र है, समीपवर्ती जल क्षेत्र। समीपवर्ती जल क्षेत्र, समीपवर्ती जल क्षेत्र जो होता है ये 24 नॉटिकल मील होता है। ये आपका 12 नॉटिकल और ये आपका 24 नॉटिकल मील, ये आपका हो जाएगा 24 नॉटिकल मील। समझ रहे हैं, यानी अब इसके आगे भी 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं समीपवर्ती जल क्षेत्र। ठीक, और इसके बाद में चौथा जो आपने लिखा है, चौथा आपने क्या लिखा है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो पहले दूसरे सम्मेलन में बांटा गया था वही चीज यहाँ पे भी है। तो ये हो जाता है लगभग 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को। और इसके बाद का जो क्षेत्र होता है समुद्र का, उसको हम लोग बोलते हैं उच्च सी, उच्च सागर। लिखिए उच्च सागर। उच्च सागर का मतलब उसके बाद का जितना भी सागरीय क्षेत्र है, ठीक है, उसको रखा जाता है। जो नहीं समझ पाए हैं, अभी बना लो, इसको हम समझा देते हैं, समझ जाओगे बहुत आसानी से, कुछ है वही नहीं इसमें। बना लिए, हो गया है? कुछ लोग अभी जूझ रहे हैं, ठीक है, उनको जूझ जाने दो, उसके बाद तक बताएं, है नहीं।
तुरंत जिनका बन जाता है उनका ठीक ठाक बन भी जाता है मैप रोड। जो ज़्यादा सुंदर बनाने के चक्कर में होते हैं ठीक है, तो उनका बहुत घटिया बनता है। अभी सब लिखेंगे। हाँ, जो संप्रभुता होती है ठीक है, पहले तो आप इसको समझ लीजिए कि ये जो क्षेत्र होता है ठीक है, ये बेस लाइन होता है, जो कटी फटी कटा फटा तट है, इस प्रकार का तट है, इस प्रकार का ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन हम खींच देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आधार रेखा या डेटम लाइन, यहाँ पे मैंने लिख दिया आधार रेखा। इसके अंदर का जो जल है ये सब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक जल क्षेत्र। ये तो बिल्कुल हमारे कब्जे में है, इसमें झील वगैरह तमाम आ जाती है। जैसे भारत में किलका झील, देवनाथ झील केरल में है, तमाम सारी झीलें हैं, तो इसमें झील वगैरह आ जाती हैं। और इसके बाद 12 नाटिकल तक का क्षेत्र जो होता है ये उस देश की संप्रभुता स्थापित होती है, यानी तट से 12 नाटिकल मील तक के क्षेत्र में क्या होगा कि उस देश का कब्जा होगा पूरी तरीके से, यानी वो उस देश की भौगोलिक सीमा का भाग है ठीक है। उस देश में कुछ अस्थायी कैंप बना सकते हैं सेना का ठीक है, मन करे जो कीजिए, वो आपकी जमीन है, उसमें मन करे जो कीजिए जो। इसके बाद में फिर आगे का 24 नाटिकल मील तक का क्षेत्र होता है, इसमें भी आप अस्थायी कैंप नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे आपकी संप्रभुता नहीं स्थापित होती है। ध्यान दीजिएगा, इस 24 वाले में आपकी संप्रभुता नहीं होती है। तो यहाँ पे आप सैन्य अभ्यास कर सकते हैं, मछली उछली भी पकड़ सकते हैं, या और कोई आर्थिक गतिविधि कर सकते हैं, पेट्रोल प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का खनन कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन वो आप उस पर अस्थायी कोई चीज़ नहीं बना सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आपकी संप्रभुता नहीं है, यानी वो आपकी भौगोलिक सीमा का भाग नहीं है। लेकिन आपके तट के किनारे तो आपको इतना दिया जा रहा है छूट कि यहाँ पे आप सैन्य अभ्यास कीजिए, पेट्रोल वट्रोल प्राकृतिक गैस वैस खोद लीजिए, सवाल की खेती कर लीजिए, ये सब काम आप कर सकते हैं, इसमें कोई नो डाउट। लेकिन आप अस्थायी चीज नहीं बना पाएंगे। इसके आगे का जो 200 नाटिकल मील तक का क्षेत्र होता है जिसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र का सीधा सा मतलब ये हो गया भैया कि यहाँ पे आप कोई भी आर्थिक गतिविधि कर सकते हैं, आपका जहाज जा सकता है, आप इस सीमा में अगर कोई जहाज किसी दूसरे देश का घुसा तो उसको खेद के पकड़ भी सकते हैं आप। ये सब आपको अधिकार दिए गए हैं, जो है आर्थिक गतिविधियां आप इसमें संचालित कर सकते हैं। बशर्ते ये है कि अगर कोई देश आपसे अनुमति लेके इस क्षेत्र में जा रहा है तो आप उसको पीछा उछा नहीं करेंगे, ना उसको आप रोकेंगे जो है, क्योंकि जलीय क्षेत्र उसका भी अधिकार है जो। और 200 नाटिकल मील के बाद का जो क्षेत्र है वो ये माना जाता है कि पूरी दुनिया की साझी संपदा है। साझी संपदा का मतलब कि कोई भी देश आ जा सकता है, रुक सकता है, मन करे जो कर सकता है, ठीक है। ना आप उसके अधिकारी हैं कि आप उसको रोकने जाएंगे और ना आपको भी कोई रोकेगा कि भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है। वो साझी संपदा है। अगर कोई खनन का काम वहाँ होने लगा या कोई बहुत बड़ा खनिज भंडार मिल गया तो ये नहीं कि आपके देश के अगल बगल का क्षेत्र है तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं भगो यहाँ से। अगर वो उच्च सागर में है, यानी 200 नाटिकल मील के बाद का क्षेत्र है, ठीक है, तो इसमें मन करे जो खोदे खने कोई मतलब नहीं। आप भी खोद पाइए, खोदिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, और नहीं तो फिर आप भी शांति से आइए जाइए, मन करे जो कीजिए। बस ये है वहां पे ना तो आपको कोई रोकेगा ना आप किसी को रोकेंगे, सीधा सही सिद्धांत लागू होता है। यानी उसको मानवीय संपदा माना जाता है, और मानवीय संपदा के साथ साथ सभी देशों को मौका दिया जाता है कि आप उस क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों का परिवहन करें, किसी खनिज का खनन करें, या कोई अनुसंधान परियोजना संचालित करें, जो मन करे वो करें। ना दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे ना कोई दूसरा आपको डिस्टर्ब करेगा। अब ये हो गया कानून। तो उसको नहीं मिलेगा अधिकार, और क्या। अगर उसकी सीमा, जैसे किसी देश की सीमा समुद्र से नहीं लगी है, वो लैंड लॉक्ड देश है, जैसे नेपाल का उदाहरण ले लीजिए, तो अब समुद्र से सीमा न लगना इसमें उसके पड़ोसी देश की गलती नहीं है। हाँ, ये हम इतना एक्सेस दे सकते हैं अगर हमारा संबंध उससे ठीक ठाक है कि आप आइए हमारे बंदरगाह का प्रयोग कीजिए, अपना सामान मंगाइए, और बंदरगाह से हम सड़क मार्ग आपको दे देंगे कि आप अपने सामान को अपने देश में ले जाइए, कोई हम रोकने नहीं जाएंगे आपको, ठीक, इतना एक्सेस देते हैं। लेकिन वो कानूनी तौर पर, लीगल तौर पर अगर ये कह दे कि इस 12 नाटिकल क्षेत्र में हमारा भी हक है क्योंकि हम बगल में आपके यहाँ रहते हैं, तो वो अनुचित दावा है, वो नहीं माना जाएगा आपका। जो वो हमारा अगर वो है, आपसे संबंध ठीक है, तो हम कहेंगे आओ
कोलकाता पोर्ट पे आओ, अपना सामान जहाज वहाज मंगा लो यहीं पे, वहीं से अपना ट्रक व्रक पे लाद के, ट्रक ना हो तो ट्रक भी हम दे देंगे, और आओ हमको किराया दे देना और अपने यहाँ ले जाओ सामान। आप देखिए नेपाल में जितनी भी भारत की सीमाएं हैं, जितने बॉर्डर, जैसे उत्तर प्रदेश में सोनौली बॉर्डर है, पिपरावा बॉर्डर है, इधर आपका रुपईडीहा है, सब पे देखिए ट्रकों की लाइन लगी होती है, सारे सामान भारत से होके जाते हैं। अब हवाई मार्ग से तो आप नहीं ले जा पाएंगे, कितना ले जा पाएंगे? हवाई मार्ग से आप बहुत कीमती कोई सामान ले जा सकते हैं, कोई मेडिकल उपकरण ले जा सकते हैं इमरजेंसी में, लेकिन आप चावल और दाल नहीं ले जा पाएंगे, जो है चीनी नहीं हवाई जहाज में ला के ले जा पाएंगे। तो उसके लिए हम एक्सेस दे सकते हैं। वो एक्सेस देंगे कब? जब हमारा संबंध आपसे बढ़िया होगा। अगर संबंध नहीं होगा तो फिर नहीं देंगे। जैसे पड़ोसी से आपका अगर झगड़ा हो जाए और पता लगे आपके घर से उसके घर के बीच में थोड़ा सा जमीन है, और वो थोड़ी सी जमीन हमारी है, थोड़ी सी जमीन जिससे आपका पड़ोसी आ जा रहा है, उसको एक्सेस मिल रहा है। इसे यहाँ पे थोड़ा समझिए इस प्रकार से, जैसे आपका घर यहाँ पे है और यहीं तक रोड बनी हुई है, ये सड़क है, यहाँ तक रोड बनी, यानी इसका घर, आपका जो पड़ोसी है ए, उससे आपका इसका घर ए बना हुआ है और आपका घर ये है बी, और यहाँ रोड ही नहीं बनी है, बीच में इसी का खेत वोत पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप क्या काम करते हैं? इसी से पैदल वैदल अपना चले वले आते हैं, पैंट वैंट बटोर करके, पानी वानी भरा हुआ है। ठीक है, अब जब तक आपका प्रोसेस बन रहा है तो बन रहा है, और जिस दिन आपका प्रोसेस हो गया झगड़ा, गाली गलौज हो गया, अपने छत पे चढ़ के वो भी गाली खूब दिया, आप भी खूब दिए अपने छत से, अगले दिन वो क्या करेगा? बांस वांस काट के लगा देगा। ठीक है, तो वो आप उसके लिए नहीं जा सकते हैं कि जो है चले आए न्यायालय कि हमारा रास्ता बंद कर दिया। और उस पर सरकार ये विकल्प निकालती है कि अगर बहुत महत्वपूर्ण है इससे बीच में, तो वहाँ पे लीक वगैरह सरकार अपने तरफ से दे देती है कि चलो ठीक है, यहाँ भैया एक 5 फुट का रास्ता हम दे रहे हैं, क्योंकि पता लगे यही घर को थोड़ा इधर इधर भी मान लीजिए किसी घर बना हो पूरा लाइन में, और एक आदमी के कारण इतने लोग रास्ता बंद हो जो है, तो उसमें यही विकल्प तलाशा जाएगा बाद में, जब बड़ी लड़ाई लड़ेंगे आप, क्योंकि सरकार भी किसी जमीन जल्दी लेती होती नहीं है, जान लीजिए। तो अब न्यायालय का हस्तक्षेप हो गया तो और समस्या हो जाती है। वो अधिकारी भी जमीनी विवाद में जल्दी हाथ नहीं डालते हैं, जानते हैं इसमें अगर फंस गए तो फिर कैरियर तबाह हो जाता है। ठीक है, तो जब तक आपका संबंध ठीक है पड़ोसी से, आइए जाइए, मन करे नहीं कभी कभी आइए, पड़ोसी के यहाँ ही गाड़ी खड़ी कर दीजिए, जगह पड़ा हुआ है, और जिस दिन झगड़ा किए उस दिन वो कहेगा ठीक है आओ कल से रखाओ, ठीक है, कल से बांस रख देगा। ठीक है, तो वो संबंधों पर निर्भर करता है। ठीक है, वो जिसका समुद्र सीमा नहीं लगी वो उसका दुर्भाग्य है, उसके लिए हम नहीं जिम्मेदार हो सकते हैं। ठीक है, अब लिखो पहला, अब लिख लो इसी बात को, बस हो गया, जो बात अभी बताएं यही बात लिख लो, बस काम खत्म। समुद्री कानून ये लिखो, पहला डालो आंतरिक जल क्षेत्र, इंटरनल वाटर जोन। हमारे इधर पंखा भी नहीं, आप लोग पंखे हवा भी ले रहे हैं, और हम पंखे हवा भी नहीं ले रहे हैं, बोल भी रहे हैं और खड़े भी हैं। इसी को कहा जाता है भेदभाव। आप लोग बैठे भी हैं, बोलना भी नहीं है, और हवा भी ले रहे हैं, पंखा भी चल रहा है, 2-3 अच्छाइयाँ हैं। ठीक है, डालिए आंतरिक जल क्षेत्र, पहला आंतरिक इंटरनल वाटर जोन, इसमें लिखिए यह वह जल क्षेत्र है, यह वह जल क्षेत्र है जो किसी भी देश के, जो किसी भी देश के, ये वाला चित्र बना लिए हैं सब लोग ना, हाँ, जो किसी भी देश के आंतरिक जल, सॉरी किसी भी देश के आंतरिक, सॉरी किसी भी देश के आधार रेखा से आंतरिक भागों में होता है, किसी भी देश के आधार रेखा से आंतरिक भागों में होता है। आधार रेखा देख रहे हैं आप लोग ना, बोलो भैया, हाँ देख रहे हैं, कहाँ देखे? ठीक है, तो देख लिए तो बहुत अच्छा है। आधार रेखा से आंतरिक भागों में होता है। इसके अंतर्गत कयाल बताते हैं, कयाल,
पश्च झील, आदि आते हैं। ये सब स्थलखंड है, एक तरह का नाम है कयाल। कयाल, पश्च झील आदि आते हैं। पश्च झील का मतलब कि जैसे ये तट है, ठीक है, ऐसे फिर कट हो गया, ये रास्ता कुछ दिन के बाद बंद हो गया, ये झील अलग हो गई और ये आपकी बाउंड्री हो गई, पश्च झील हो गई। जैसे चिल्का झील है, केरल में देवनाथ झील है, तो क्या है, पश्च झील के उदाहरण। और कयाल सबसे ज्यादा आपको केरल में मिलते हैं। कयाल भी लगभग इसी प्रकार की स्थलाकृति होती है जो, लेकिन वो एक तरफ से जुड़ी होती है समुद्र से, ठीक है। तो कयाल भी आपको, अगर सबसे ज्यादा कयाल कहीं देखेंगे तो आप केरल में देखेंगे, जो मोनोजाइट बालू वहां पाया जाता है, उस समय कयाल को विकसित होते हैं, ठीक है। लिख लो, उदाहरण भी लिख लो, एक ये उदाहरण भी लिख लो, क्या लिखो, पश्च झील, कयाल इत्यादि। जैसे चिल्का झील भारत, चिल्का झील भारत। चिल्का झील एक लैगून भी है, लैगून भी लगभग पश्च झील की ही तरह है। जो चिल्का झील ब्रैकेट लिख दो भारत। देवनाथ झील, देवनाथ झील कहाँ है, केरल में, तो लिख लो केरल। और आप एग्जाम्पल जाइए घर पे नेटवर्क पे सर्च करके देखिए, और एग्जाम्पल अगर देख पाए तो उसको भी लिख लीजिए। दूसरा डालिए, पहला हो गया। अब इसमें ध्यान रखना है आधार रेखा। आधार रेखा उसी को मानेंगे, जिसे आधार रेखा का कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया क्योंकि कई बार क्या होता है, जो जल होता है, ठीक है, जो कटा फटा तट होता है, इस प्रकार का तट होता है, तो कई बार जल थोड़ा ज्यादा ऊंचाई पे होता है, ज्यादा भागों तटीय भागों में ऊपर तक चढ़ा होता है, कई बार जल कम हो जाता है, नीचे चला आता है। तो उसी का जो आधो आध रेखा है, उसी को हम लोग आधार रेखा नाम दे देते हैं कि ना सबसे हाई सी और ना सबसे लो सी, यानी ना उच्च सागर और ना निम्न सागर, उसके मध्य भाग को हम लोगों ने आधार रेखा मान लिया है। तो यहाँ पे देखिए आधार रेखा, इसी को हम मान लिए हैं, इसी को ये। हाँ, ज्वार के समय भी जल ऊपर आता है फिर नीचे जाता है, तो कई बार जल थोड़ा नीचे चला जाता है, तो वो भी वास्तविक लाइन नहीं हो सकती है। तो कई बार जल बहुत ऊपर चला जाता है, वो भी वास्तविक लाइन नहीं हो सकती है। तो हम लोगों ने औसत मान लिया है, तो वही औसत आपका डेटम लाइन या आधार रेखा, उसी को हम लोग देते हैं नाम। आधार रेखा से आगे का दूसरा क्षेत्र आपका क्या है, आंतरिक जल क्षेत्र हो गया ना। पर आंतरिक जल क्षेत्र जो आपकी आधार रेखा उसके अंदर का भाग होता है, इसलिए आंतरिक शब्द इसमें लगा है। दूसरा लिखो, तटीय जल क्षेत्र, कोस्टल वाटर जोन, कोस्टल वाटर जोन, कोस्टल वाटर जोन। देखो, यह किसी भी देश के आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र होता है। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। नॉटिकल मील आप समझ रहे हैं ना, जाइएगा घर पे नॉटिकल मील सर्च कीजिएगा, ठीक है, तो उसमें आपको दिख जाएगा। नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। इस पर सीमावर्ती राष्ट्र को, इस पर सीमावर्ती राष्ट्र को संप्रभुता प्रदान की गई है। सीमावर्ती राष्ट्र को संप्रभुता प्रदान की गई है। संप्रभुता तो आप समझ गए ना, किसी ना समझ में आ रहा है तो पूछ लें। नहीं, भारत और चीन के बीच में कहाँ इस प्रकार की सीमा रेखा है। मतभेद जो भारत चीन के बीच में है उसमें जल क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है, और जल क्षेत्र का विवाद अगर है भी तो वो कभी जहाजों के आवागमन को लेके या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास भारत का कुछ विरोध हो सकता है। भारत का अगर कोई जहाज दक्षिणी चीन सागर में चला गया तो वहाँ विरोध हो सकता है। जैसे वियतनाम देश है, आप लोग जानते ही हैं,
वियतनाम के तट पे प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के बड़े सारे भंडार मौजूद हैं। और चीन वहाँ पे वियतनाम को जल्दी सब करने नहीं देता, कहता है कि वो हमारे क्षेत्र में आता है, वो ऐसा वैसा। 2017 में वियतनाम ने वो क्षेत्र भारत को दे दिया, ऐसा आप ही खो दिए, ठेका दे दिया भारत की कंपनी ONGC को। ONGC को आमंत्रित किया कि आप आइए, यहाँ पे तेल और खो दिए, कुछ आप खुद ले लीजिएगा और कुछ हमको दे दीजिएगा। भारत ने उसमें खुदाई प्रारंभ कर दी जो। अब क्योंकि भारत थोड़ा ताकतवर है उससे, तो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाया, तो यही सब थोड़ा बहुत विरोध रहता है। तो अब रोक तो ना पाओ, उसके बाद में रास्ते वास्ते जहाज वहाज को रोकना, अनावश्यक सैन्य अभ्यास करते रहना, गोला बारूद दागते रहना, ठीक है, कि थोड़ा धमकी उमकी जाती रहे, क्योंकि कि हम बैठने वाले नहीं हैं, देख लेंगे इस प्रकार। जैसे जो आदमी मार खा जाता है कि कोई गलती करे, उसको 4 लोग थपड़ियाँ दें, तो अगर उसकी क्षमता नहीं है तो वो धमकी देता है, ठीक है, कि देख लेंगे, कल मिलो पक्के बात बताई थे, इस प्रकार की धमकी उनकी देखी वो चला जाता है जो। लेकिन उसको भी पता है हम कुछ कर वो नहीं पाएंगे जो, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, यही इतना तनाव जलीय क्षेत्र को लेके होता है, बाकी और कोई ऐसा तनाव है नहीं। बाकी तो भारत और चीन के बीच में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो तनाव का, उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र है सीमा विवाद, ठीक है। सीमा विवाद एक प्रमुख मुद्दा है। चीन का भारत के तमाम क्षेत्रों पे अनावश्यक या अनुचित दावा, कभी कहते हैं अरुणाचल प्रदेश हमारा है, कभी कहते हैं उत्तराखंड हमारा है, तो इस प्रकार का दावा एक बड़ा कारण है। व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा, यानी सामान खूब खरीद रहे हैं चीन से, हम चीन को सामान बेच नहीं पा रहे हैं। ये व्यापार घाटा लगभग 100 अरब डॉलर से अधिक का है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। भारत पता लगता है कि 20 अरब डॉलर सामान चीन को बेच पाता है, और चीन पता लगता है 135 अरब डॉलर का सामान भारत को बेच दिया। तो व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा होना किसी भी देश के साथ ये अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। व्यापार घाटा संतुलित रहे, जैसे आप भारत अमेरिका का है, जिसमें भारत अमेरिका को ज़्यादा सामान देता है, 2-4 अरब डॉलर भारत का व्यापार ज़्यादा ही घट होता है, यानी व्यापार अधिशेष की स्थिति रहती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भी दोनों देशों के बीच में क्लैशेस हैं, ठीक है। तो एक गांव में अगर एक ताकतवर आदमी है तो कभी नहीं चाहेगा कि इसी गांव में कोई दूसरा आदमी भी हमारे टक्कर का उभर जाए, ठीक है। अब अगर उभरने का प्रयास करेगा तो सबसे पहली टक्कर उसकी उसी प्रभावशाली आदमी से होगी, ठीक है। ईगो की लड़ाई है, सब ईगो की लड़ाई है, ईगो क्लेश होता है, तो सब में होता है। आप लोगों में, बहुत लोगों में होता होगा, जैसे कोई बहुत पढ़ने में तेज है तो उससे ईगो क्लेशेस होगा, ईर्ष्या होगी, यार कितना तेज है, हर उत्तर दे देता है, बताइए कि मैं गधा हूँ, नहीं बता पाता हूँ, इस प्रकार का अंदर प्रलाप चलने लगता है जो। तो ईगो क्लेशेस कई की लड़ाई है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, बाकी वैसे कोई चीज़ नहीं है। बाकी दोनों एक दूसरे के यहाँ सामान वामान को बेचते हैं और कई जगह एक साथ भी खड़े हो जाते हैं, ठीक है। जहाँ विकासशील देशों की बात आती है वहाँ पे दोनों एक सुर में बोलते हैं, जहाँ विकसित देशों से लड़ना होता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक साथ एक मंच पे खड़े होकर बोलते हैं कि हाँ भाई हम एक हैं। तो ये सब चलता रहता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, ये सब चीज़ें सामान्य है, कोई बहुत वो नहीं है। भारत चीन के बीच में सीमा विवाद तो है, लेकिन सीमा पे कोई झड़प जैसी स्थिति नहीं है। 2020 में एक छोटी मोटी घटना हुई थी, ठीक है, छोटी मोटी क्या बड़ी घटना ही माना जाएगा, किसी जान जाना छोटी घटना नहीं है, ठीक है। तो उसमें भारत का भी कुछ नुकसान हुआ, चीन का भी कुछ नुकसान हुआ। उसके बाद फिर बैठक हुई कि भाई गलती हो गई हमसे भी और आपसे भी। तो उसके बाद में जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा पे देखा जाता है हमेशा तनाव बना रहता है, 24 घंटे 12 महीने, उस प्रकार की स्थिति नहीं है वहाँ पे जो। तीसरा लिखो, हाँ दूसरा हो गया है तटीय जल क्षेत्र, क्या हुआ है, संप्रभुता, हाँ, अर्थात इसी में लिखो, अर्थात पूरा कर लो ये वाला, अर्थात समीपवर्ती राष्ट्र को, अर्थात समीपवर्ती राष्ट्र को इस क्षेत्र में पूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं, इस क्षेत्र में पूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे अस्थायी सैन्य कैंप बनाना, अस्थायी सैन्य कैंप बनाना आदि।
जैसे अस्थाई सैन्य कैंप बनाना आदि। तीसरा लिखो, समीपवर्ती जल क्षेत्र। समीपवर्ती जल क्षेत्र, नियरेस्ट वाटर जोन। नियरेस्ट वाटर जोन, इसमें लिखो, यह तटीय जल क्षेत्र से आगे, यह तटीय जल क्षेत्र से आगे 24 नॉटिकल मील का सागरीय क्षेत्र है। यह तटीय जल क्षेत्र से आगे 24 नॉटिकल मील तक का सागरीय क्षेत्र है। जहां समीपवर्ती देश को युद्धाभ्यास करने की, समीपवर्ती देश को युद्धाभ्यास करने की छूट प्राप्त होती है, युद्धाभ्यास करने की छूट प्राप्त होती है, परंतु अस्थाई कैंप का निर्माण या अस्थाई सैन्य कैंप का निर्माण करने की छूट नहीं होती है। अस्थाई कैंप का निर्माण करने की छूट नहीं होती है। अस्थाई सैन्य कैंप का निर्माण करने की छूट नहीं होती है। हो गया? बस अगला लिख लो, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखो, यह किसी भी देश के आधार रेखा से, यह किसी भी देश के आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का महासागरीय क्षेत्र होता है। 200 नॉटिकल मील तक का महासागरीय क्षेत्र होता है। जहां पर सीमावर्ती राष्ट्र को प्रत्येक प्रकार के संसाधनों के दोहन का अधिकार होता है। जहां पर सीमावर्ती राष्ट्र को प्रत्येक प्रकार के संसाधनों के दोहन का अधिकार होता है। प्रत्येक प्रकार के संसाधनों के दोहन का अधिकार प्राप्त होता है। अब समस्या यहाँ पे जब आती है, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र में प्रत्येक प्रकार के संसाधनों के दोहन का अधिकार प्राप्त होता है। इसमें सबसे ज़्यादा समस्या आती है मत्स्यन, मछली पकड़ने वाले जो हमारे लोग होते हैं, तटीय क्षेत्र के लोग, उनकी जीविका का प्रधान क्षेत्र भी होता है मत्स्यन। ठीक है, अब वो लोग अपना नाव लिए चले गए। अब उनको कौन सा उनके पास ऐसे उपकरण है कि 200 नॉटिकल मील क्षेत्र आ जाए, जैसे टी करने लगे या कुछ ऐसा। ठीक है, मछली पकड़ते पकड़ते अगर मछली बढ़िया मिल रही है तो और आगे तक चले गए। तटीय क्षेत्रों में लोग मछली इस तरह नहीं पकड़ने जाते, अपने तरह की साइकिल पे जाल रखे लेके चले गए, कंटिया वंटिया लगा के 2-4 मछली पकड़ के लाए, छोंक बूझ खा लिए। ठीक है, वहाँ व्यापारिक स्तर पे किया जाता है ना, पता लगे आज गए 3 दिन बाद लौटे, 3 दिन तक समुद्र में ही खाना वाना लेके गए और वहीं मछली पकड़ के उनकी नाव में फ्रीजर वाला क्षेत्र लगा हुआ है, उसी में अपना ठंडा भी किए और रखे हुए हैं। 3 दिन बाद आए, पता लगे 5 कुंटल मछली मार के आए हैं भैया। इस प्रकार से मत्स्यन किया जाता है। अब पता लगे मत्स्यन करने गए
तब तक श्रीलंकन नेवी ने देख लिया कि आ रहे हैं अपना जाल वाले के, आओ बताते हैं, पकड़ के लेके चले गए, जाल भी जब्त कर लिए और 2 दिन तक वहाँ बंद भी रखे मच्छर वाले कमरे में। जब पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी तो एसी रूम में तो थोड़े रखेगी, थोड़ा दंड वंड तो मिलना ही चाहिए कि आप अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किए हैं। हालांकि अगर प्रभावशाली देश है तो इतना दंड नहीं दे सकते हैं, नहीं तो आपको उससे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ जाएगा। ठीक है, तो 2-4 दिन बंद किए हैं, फिर दोनों देशों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ। अब ये भी है, ये भी नियम है कि किसी भी देश के अगर नागरिक को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसकी सूचना जो वहाँ का दूतावास होगा उसको दी जाएगी। जो जैसे आप अमेरिकी नागरिक को भी गिरफ्तार करेंगे पूरे देश में कहीं भी, तो उसकी सूचना जो अमेरिका का दूतावास भारत में उसको तत्काल दी जाएगी कि भैया फला नाम का नागरिक है, फला राज्य के आपके निवासी है और उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है, जो उसको फला जेल में रखा गया है और उस पर ये धाराएं फ्रेम की जा रही हैं न्यायालय में। ठीक है, ये आरोप है, जो ये चीज़ें उसको बताया जाएगा। जो तो ये सूचनाएं दिन प्रतिदिन के स्तर पे सभी तटीय क्षेत्रों, जैसे भारत श्रीलंका के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत मालदीव के बीच में, श्रीलंका के मालदीव के बीच में, ठीक है, हर जो तटवर्ती देश हैं आसपास के उनके बीच में शेयर की जाती है। जो ठीक है, अब जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में की बात है, भारत पाकिस्तान के बीच में थोड़ा और तनाव की स्थिति है। वो हमारे 10 पकड़ते हैं तो हम फिर 40 पकड़ लेते हैं, फिर कहते हैं आप छोड़ेंगे तो हम भी छोड़ देंगे। इस प्रकार की बार्गेनिंग हमेशा चलती रहती है। वो बार्गेनिंग ये चलती है, लेकिन अब दोनों देश या प्रत्येक देश ये प्रयास करते हैं कि जो तटीय जल क्षेत्र है वहाँ पे हम जो हमारे मत्स्य पकड़ने वाले नाविक हैं उनको हम अत्याधुनिक नावें प्रदान करें और दिशा सूचक यंत्र दें, बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक वाला, कितनी दूरी पे वो हैं ये दें, किस अक्षांश किस देशांतर पे हैं, ये सारे जो अत्याधुनिक उपकरण है कि उनको वो ऐसे क्षेत्र में जाएं ही ना कि जहाँ उनको अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो, अपने क्षेत्र में ही मछली पकड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की समस्या ना आए। और या ऐसे क्षेत्र में जाएं कि जहाँ पे 2 देशों की सीमा है उसके इतर क्षेत्रों में जाएं। जैसे बंगाल की खाड़ी में चले गए आप 200 नॉटिकल या 400 नॉटिकल में चले गए, कौन पूछने वाला है आपको। लेकिन अब पता लगे श्रीलंकन चले गए, पता लगे जाफना प्रायद्वीप पे पहुँच गए मछली पकड़ते पकड़ते, ना उनकी भाषा समझ पा रहे हैं ना कुछ समझ पा रहे हैं, और वही मछली पकड़ते पकड़ते 15 दिन वहीं रह गए, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो सरकार चेती होती तो फिर आप छूट के आए, तब तक देर हो चुकी होगी। जो ठीक है, तो इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो इसका समाधान यही किया जाता है कि हम उनके छोड़ देते हैं, हमारे छोड़ देते हैं, और उसके बाद में लेन देन होते हैं कि हाँ भाई ठीक है अब नहीं जाएंगे, हम ये निर्धारित करेंगे या सुनिश्चित करेंगे कि आपकी सीमा का अतिक्रमण ना हो। श्रीलंका ने भी भारत से ही कह देते हैं, लेकिन उसमें समाधान जो किया गया, क्योंकि कई देशों की बाउंड्री जो है वो 12 नॉटिकल मील दूरी नहीं है। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में रामेश्वरम द्वीप है, धनुषकोडी है, और इसी के बाद में उसका जाफना प्रायद्वीप शुरू हो जाता है। तो ये 12 नॉटिकल क्षेत्र भी नहीं होता है, तो जितना भी क्षेत्र है आधा उनका आधा हमारा, इस तरीके से हम लोग जो है डिसाइड कर लेते हैं कि भैया अगर 3 नॉटिकल मील है तो 1.5 तक वाला क्षेत्र आपका होगा, 1.5 तक के क्षेत्र में आप पकड़िएगा मछली, 1.5 में हम पकड़ेंगे, तो इससे विवाद नहीं होगा। ठीक, तो क्या लिखो इसमें, हाँ बस दोहन का अधिकार प्राप्त होता है ये। ठीक है, आगे लिखो 5वां, उच्च सागर। लिखो यह अनन्य आर्थिक क्षेत्र से आगे का क्षेत्र है, यह अनन्य आर्थिक क्षेत्र से आगे का क्षेत्र है, जहां पर मानव जाति के समानता का सिद्धांत लागू होता है, जहां पर मानव जाति के समानता का सिद्धांत लागू होता है। जहां पर मानव जाति के समानता का सिद्धांत लागू होता है। लिख दूं, मानव जाति के समानता का सिद्धांत लागू होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में
साझे कार्य अधिक किए जाते हैं, जैसे साझी नौ परिवहन सेवा, संचार साधनों के लिए केबल बिछाने के रूप में, संचार साधनों का केबल बिछाने में, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है वो समुद्र में भी बिछाई जाती है, संचार साधनों के केबल बिछाने में। पहला लिखें साझे नौ परिवहन, पाइपलाइन बिछाने में, आदि। कोई भी देश इन क्षेत्रों में इन क्षेत्रों का व्यक्तिगत इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि यह क्षेत्र विश्व की साझी संपदा है, ठीक। तली नहीं बिछाया जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि तली बिछाई जाए, तली हो सकता है वहाँ बहुत गहरी हो, ठीक है, क्योंकि गहराई हर जगह समान नहीं होती है, ठीक है, तो इतनी गहराई में बिछाई जाती है कि जहाँ से उसको डिस्टर्बेंस ना हो, कि कोई जहाज अगर ऊपर से गुजर जाए तो ऐसा ना हो केबल कट जाए, ठीक है, तो उतनी गहराई में बिछाई जाती है कि ऊपर से अगर कोई हलचल हो तो नुकसान न पहुंचे, और इतनी गहराई में नहीं बिछाया जाता इतना अंदर कि अगर कहीं तार कट गए या कोई समस्या होगी तो बनाने के लिए 5 दिन पहले जाना पड़े, ठीक है, तो उसी स्तर पे उसको बिछाया जाता है कि नुकसान न पहुंचे बस, ठीक है। और आप देखेंगे तो अब गैस परिवहन के लिए भी ये प्रयास किया जा रहा है कि सागरों में केबल बिछाई जाए, ठीक है। अब उस पाइपलाइन से हम क्रूड ऑयल भी मंगा लें, जैसे मान लीजिए भारत से ईरान के बीच में हमने पाइपलाइन बिछा दिया, मुंबई शहर को जोड़ दिया, ठीक है, वहां से अगर हमको क्रूड ऑयल मंगाना है तो जहाज वाले ले जाने क्या जरूरत है, वहाँ अपना क्रूड ऑयल छोड़ दें, यहाँ निकल जाए, ठीक है, तो हमारा बहुत बचत हो जाएगा जो है नहीं। इस प्रकार के प्रयास निकट भविष्य में किए जाएंगे जो है। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बनाने में, साझी अनुसंधान परियोजनाएं चलाने में, इन सब चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी मानसून का अध्ययन आपको करना है, ये बातचीत अभी छोड़े कहाँ हैं, अभी तो 20 मिनट क्लास चलेगी, काहे बतियाने लगे तुम लोग। जैसे कोई साझी परियोजना आप चला रहे हैं, जैसे अभी मान लीजिए मानसून का अध्ययन करना है आपको हिंद महासागर में चलेगी तो उसमें 2-4 देश और मिलेंगे और देखा जाएगा कि यहाँ का टेम्परेचर, वायुदाब, हवाओं की गति, दृश्यता, क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें, उसके घटक कैसे कैसे हैं, ठीक है, तो वो एक तरह से साझा काम है जो, तो वो काम वहाँ पे कर सकते हैं। अब पता लगे अपना सब आप लेके पहुँच गए मशीनें बड़ी बड़ी समुद्र में, और लेके कृत्रिम द्वीप बनाने लगे, जो चीन करता है। चीन ने क्या किया दक्षिण चीन सागर में, बहुत सारे कृत्रिम द्वीपों का निर्माण किया है, ठीक है, बना बना के कृत्रिम द्वीप बना दिया है, जो कहीं पे अपना हवाई जहाज खड़ा करने के लिए, कहीं सैन्य बेस बनाने के लिए, तो वो गलत है जो है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून जो हैं उसको कई देश बहुत कम मानते हैं, कई देश मानते हैं, तो सब अपने अपने हितों को दरकिनार करके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को नहीं मानते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे देश हैं उनको कहा जाए कि जैसे चीन है, चीन बहुत कम कानून मानता है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसको कोई अधिकार आदेश दे दे तो वो भी नहीं मानता, और अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री कानून है उसका भी उल्लंघन कर देता है, जिनेवा कन्वेंशन जो है उसका भी उल्लंघन, वो हर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन आए दिन करता रहता है जो। और सबसे ज़्यादा आरोप भारत की लगाता है क्योंकि भारत पड़ोसी उसका है, ठीक है, कि भाई आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का इस मामले में उल्लंघन किया है जो। और सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं तो वहाँ आस पड़ोस के देश हैं, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ये सब देश बहुत पीड़ित हैं जो है,
क्योंकि थोड़े से अभी ये सब आर्थिक दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इन सबका संगठन भी बहुत प्रभावशाली है। आसियान का नाम सुने आप लोग? ये तो आसियान इन्हीं सारे देशों का संगठन है जो, तो आसियान के मंच से कई बार बातें उठी जो है, यहाँ पे किसी ऐसे देश की जरूरत नहीं है कि जो अनावश्यक दावा ठोके किसी भी चीज पे जो है। अभी आप घर जाके पड़ोसी की जमीन पे दावा ठोक दीजिए, आज इस पड़ोसी पे, कल उस पड़ोसी पे, परसों उस पड़ोसी पे, पूरा मोहल्ला तंग हो जाएगा आपसे जो है, और कहेगा कि यार इसको हटाओ, इसको जो है तो परेशान कर दिया सबको जो है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा मोहल्ले वाले मिलकर आपको बढ़िया थपड़े आएंगे और फिर आप खुद बेच बेच के चले जाएंगे, किसी खड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो। तो वही हालत निकट भविष्य में 100-200 सालों में चीन की भी होगी जो है। चलिए, तो महासागरीय कानून बस इतने थे, ये हो गए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बाकी अगले दिन हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे जो है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। बंद कर दो।